I told you in the last class that the biggest reason of World War II was biggest reason of World War II was a demeaning and insulting Treaty of Versailles that was imposed upon the losing nations. When Hitler came to power, he used that insult to bring German people on a Nazi agenda. And he started to prepare for the war, and he started to build an air force which he wasn't allowed to under Treaty of Versailles. And then finally, he started to take over different territories. So शुरू में when he was there taking different territories, England and France, already exhausted of World War I, did not really bother. They believed that Hitler is only taking those territories that are primarily German-speaking territories. But then Hitler also took over Yugoslavia. Then in 1938, Neville Chamberlain, the Prime Minister of England, went to Munich, and Treaty of Munich was signed. Treaty of Munich was signed in 1938. In 1938. So what was Treaty of Munich about? Treaty of Munich बड़ी simple थी. वो ये कहती थी, इसको आप IR अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको appeasement of Europe, appeasement of Hitler कहा जाता है. कि जब यूरोपियंस ने हिटलर को अपीज किया, उसको जंग लड़ने से गुरेज किया और उसको कहा कि जो कुछ आपने अब तक कर लिया, जितना कब्जा आपने अब तक कर लिया, वो आपकी टेरिटरी, हम उसे रेगुलराइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं. हाउएवर, अब आप बियॉन्ड दिस पॉइंट फर्दर एक्सपेंशन ना करें, बियॉन्ड दिस पॉइंट फर्दर एक्सपेंशन ना करें. ट्रीटी ऑफ म्यूनिख ये कहती थी, एंड हिटलर एग्रीड टू इट पार्शियली. सो नेवाइन चेम्बरलिन जब वापस आए इंग्लैंड ट्रीटी ऑफ म्यूनिख करके, तो उन्होंने वो ट्रीटी ऑफ म्यूनिख का मसवदा ऐसे हवा में लहराया जहाज से उतर के, और उन्होंने कहा कि वी हैव वन पीस फॉर आवर टाइम्स. हमने द ट्रीटी वाज बिटवीन जर्मनी, पार्टीज वर Spain and England and other European countries. जी, तो नेवाइन चेम्बरलिन ने वो ट्रीटी लहराई और कहा वी हैव वन पीस फॉर आवर टाइम्स. सर विंस्टन चर्चिल उस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे इंग्लैंड में, उन्होंने कहा नो सर, यू हैड चॉइस बिटवीन डिसऑनर एंड वॉर. You had choice between dishonor and war. You chose dishonor and you will have your war. आप अमन जीत कर नहीं आए हैं. आपके पास चॉइस थी कि आप बेइज्जती करवा लेते या जंग की तैयारी करते. बेइज्जती आप करवा आए हैं, जंग होके रहेगी. And he wasn't that wrong. In less than a year, in September 1939, Poland was attacked. 2 days later, England and France reluctantly declared war on Germany. So I say reluctantly because John F. Kennedy believed so. John F. Kennedy जो है, उनका PhD का जो थीसिस है
उसका टॉपिक ये था, टाइटल ये था, वाई इंग्लैंड स्लेप्ट। वाई इंग्लैंड स्लेप्ट, बाद में ये बुक भी आई। उसमें वो एनालाइज करते हैं हाउ इंग्लैंड एंड फ्रांस वर नॉट prepared for the war, despite knowing that Hitler is on an expansionist mission and eventually the war will happen. France and England were poorly prepared for the job. चर्चिल ने ऐसा इसलिए कहा था because चर्चिल knew कि ये होना है, because Hitler was on an expansionist mission, or eventually he would have come knocking at the doors of other Western countries to take them over. So that's why it was important and necessary, as Churchill believed, to control Hitler where he was. खैर, जंग स्टार्ट हो जाती है और अमेरिका जो है वो अपनी न्यूट्रलिटी डिक्लेयर कर देता है। डोंट वरी अबाउट ट्रीटी ऑफ म्यूनिख दैट मच, ये मैंने आपको सिर्फ वॉर का बैकग्राउंड बताने के लिए बताया है। सवाल आपका रोल ऑफ यूएसए है, तो इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रीटी ऑफ म्यूनिख वैसे बेसिकली हिटलर के सामने एक तरह का यूरोपियन पावर्स का वर्चुअल सरेंडर था, जस्ट टू मेक श्योर कि हमें जंग ना लड़नी पड़े, और हिटलर अगर यहाँ तक राजी होता है तो यहाँ तक कि उसकी ऑक्यूपेशंस को हम लेजिटिमेसी देकर उसको यहीं पे राजी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एनी हाउ, अमेरिका डिक्लेयर्ड इट्स न्यूट्रलिटी, और 1939 में भी, 1940 में भी, 1941 में भी अमेरिका ने अपने आप को वॉर से तो न्यूट्रल डिक्लेयर किया, हाउएवर पीस एफर्ट्स अमेरिका करता रहा, लेकिन वो पीस एफर्ट्स कामयाब उस तरह से नहीं हुई। फाइनली अमेरिका हैड टू एंटर द वॉर। 16 दिसंबर 1941 प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अपील्स टू जापानीज एम्परर मिस्टर हिरोहितो फॉर पीस on 7th December 1941, Pearl Harbor attacks happened. Japanese Air Force conducted a suicidal mission, kamikaze attacks on American port naval base in Hawaii. It was a devastating attack. It basically destroyed 250 warplanes. It destroyed 5 out of 6 total battleships of US. पैसिफिक ओशन में अमेरिकन नेवी को तकरीबन वाइप आउट कर दिया था इस अटैक ने। 250 वॉरप्लेन्स, 5 बहरी बेड़े जो हैं वो तबाह कर दिए गए थे। ओवरऑल 4500 पीपल वर आइदर वुंडेड और डेड। 4500 people were either wounded or dead. This was a direct attack on American soil. So after this, America declared war on Germany and Japan and started to draft American youngsters for the military service. तो शुरू में 8 लाख लोगों को ड्राफ्ट किया गया। उसके बाद ये बढ़ता बढ़ता मामला 30 लाख लोगों तक गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। 1942 तक ऐसे लगता था that Hitler will win this war, but then the Russian factor came in. Winston Churchill and
Roosevelt convinced Stalin to go against Hitler, और जब तनकीद की गई थी चर्चिल पे कि आप तो कम्युनिज्म के खिलाफ थे तो आपने स्टालिन से मदद क्यों ली, तो चर्चिल ने उसका बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई दिया था. ही सेड, माई लाइफ्स एम इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हिटलर. माई लाइफ्स एम is destruction of Hitler, even if Hitler invades hell. Even if Hitler invades hell, I will bring a favorable motion for the devil in House of Commons. मेरी जिंदगी का मकसद हिटलर की तबाही है, तो अगर हिटलर जहन्नुम पर भी हमला करेगा तो मैं शैतान के हक में करारदाद लेकर आऊंगा. So he basically said Stalin was a lesser evil. So 1942 में अगस्त में हिटलर की फोर्सेस अटैक करती हैं रशिया पे. 330,000 स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हिटलर भेजता है टू कॉन्कर रशिया. ये आके सीज करते हैं, रशियंस इनसे लड़ाई करते हैं. बड़ी मशहूर लड़ाई है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड. आपने मूवी देखी होगी एनिमी एट द गेट्स, वो इसी लड़ाई के बारे में. बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, वन ऑफ वॉर हिस्ट्रीज मोस्ट फिरोशियस एंड ब्रेव बैटल्स. द रेड आर्मी प्रोटेक्टेड देयर होमलैंड. स्टालिन ने मदद मांगी थी चर्चिल से भी और रूजवेल्ट से भी, but they refused to help him. They said we don't even have a soldier spared for at least a year. Hitler kept this in, Stalin kept this in mind. Red Army ने इस एक शहर को बचाने के लिए 5 लाख रेड आर्मी के लोग मारे गए थे. The city was reduced to rubble, but they did not let them hoist a German flag on the city. पूरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन कैजुअलिटी 4 लाख है. 4 लाख अमेरिकन मारे गए थे. इस एक लड़ाई में 5 लाख रशियन फोर्सेस मारी गई. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर रशियन विंटर आ जाता है और रशियन विंटर के आने के बाद रशियंस का पलड़ा भारी हो जाता है. रशियंस क्योंकि जर्मन्स गर्मी में निकले थे, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द रशियन विंटर्स. Finally, in February 1943, remaining 2/3 German forces मारी गई थी. 1/3 German forces जो बाकी बची थी, they surrendered. German forces in Russia surrendered. वो German forces जो रशिया में थी उन्होंने सरेंडर किया. जर्मनी ने एज ए कंट्री सरेंडर नहीं किया. ठीक है जी. एनी हाउ इट वॉज फर्स्ट विक्ट्री इन द नेम ऑफ द एलाइज. खैर खैर, फर्स्ट विक्ट्री इन द नेम ऑफ द एलाइज. ठीक है. उसके बाद इंपॉर्टेंट दिन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 6 जून 1944. इसको डी डे बैटल या बैटल ऑफ नॉर्मंडी कहते हैं. डी डे बैटल और बैटल ऑफ नॉर्मंडी कहते हैं. डी डे बैटल इसलिए कि ये वो खास दिन है जिस दिन फैसला कुन लड़ाई हुई इत्तेहादी फौजों और हिटलर की मिलिट्री में. ऑन दिस डे जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर ऑफ अमेरिका led an international army to defeat Hitler and liberate France from Hitler's
occupation, of Hitler's occupation, ठीक, हिटलर का कब्जा रहा है फ्रांस पे कुछ अर्सा। 14 लाख फ्रेंच मारे गए थे। 1.4 मिलियन फ्रेंच डाइड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है जी। इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, इस कब्जे के बारे में मूवी अगर आप देखना चाहें। जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर ने हिटलर को हराया और फील्ड मार्शल का खिताब पाया। तो ये एक अहम दिन है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका के नाम ये विक्ट्री लगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट ईयर 1945 में अप्रैल में हिटलर कमिटेड सुसाइड। हिटलर कमिटेड सुसाइड। सेम मंथ, after having been elected by the fourth time, for the fourth time, President Roosevelt also died in office. 3 टर्म्स उन्होंने पूरी की। चौथी टर्म में रफली 82-83 डेज उन्होंने किए and he died in office. He could not see the German surrender. The German surrender came on 7th May 1945. Germany unconditionally surrendered. ठीक है। जापान वॉज गोइंग स्ट्रॉन्ग। सलमान बच्चे, अगर 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ओथ ले रहे हैं और अप्रैल में डेथ उनकी हो रही है तो 23 डेज तो नहीं होंगे ना। ठीक है। तो जर्मनी सरेंडर्ड, but Japan did not surrender and was still going strong. Vice President Harry S. Truman became the President of America. वह हैरी एस ट्रूमन बड़े हम्बल से बैकग्राउंड से थे। इनके पेरेंट्स एक ग्रोसरी शॉप चलाते थे, एक पेट्रोल पंप के साथ। ये अखबार में काम, कॉफी पिलाओ, हाँ, ये अखबार के ऑफिस में काम करते रहे हैं। एक बैंक में $100 अ वीक के ऊपर काम करते रहे हैं। फाइनली इन्होंने कपड़े का कारोबार शुरू किया और उस कपड़े के कारोबार में ये सियासत में आए। तो जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे, ही वाज़न्ट इवन टोल्ड दैट अमेरिका हैज बिकम अ न्यूक्लियर पावर। जब ये प्रेसिडेंट बने और कमांडर इन चीफ हुए तो इन्हें बताया गया कि अमेरिका के पास एटम बॉम्ब है। ये ऑल्दो समझा जाता है, ये जरा अंडररेटेड प्रेसिडेंट समझे जाते हैं, लेकिन ही वाज अगेंस्ट कम्युनिज्म मोर देन रूजवेल्ट वाज, एंड he made a decision that Roosevelt might not have made. He gave an ultimatum to Japanese government. इन्होंने कहा surrender or face utter destruction. Surrender or face utter destruction. जापान did not surrender. यहां पे अब मुख्तलिफ कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं they were ready for a conditional surrender, कुछ लोग कहते हैं कि जी ट्रांसलेशन जापानीज की गलत हो गई, बट ऑफिशियल स्टांस यही है, they did not surrender. And then on 6th August and on 9th August, America used two nuclear devices. America used two nuclear devices. Little man and fat boy.
to destroy Japanese will to fight. 150,000 people died instantly, and casualties kept happening in the ensuing days. Japan then finally surrendered. Hirohito came on television and said, "The unenduring must be endured. The unenduring must be endured." September, 3rd September 1945, Japan surrendered. The surrender ceremony was held on battleship Missouri, and General Douglas MacArthur was the commanding officer जिसने ये सरेंडर सेरेमनी करवाई. ठीक है जी. सो सितंबर में फिर जंग फाइनली खत्म हुई. विंस्टन चर्चिल डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ द वॉर, and from next month, 24th October, UNO started to function. Next month, October 24th, UNO started to function. And after this, America emerged. General Douglas MacArthur, America emerged as superpower of the world because America intervened and two great wars came to an end. America defeated the other side in both wars despite joining late. So America की emergence जो है वो start होती है as a superpower after the Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रोडक्शन बैटल की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी इंप्रूव होती है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली दफा ब्लैक्स वाइट्स के साथ मिलके जंग लड़ते हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली दफा फीमेल पायलट्स 174 विमेन फाइटर पायलट्स अमेरिका हायर करता है और जंग में हिस्सा दिलवाता है. Regular use of women fighter pilots started in 1977 in American Air Force. इसी जंग में 110,000 Japanese Americans की किस्मत का फैसला भी होता है. When the war started, Americans started to talk about these Japanese Americans and wanted to expel them. But they had proper documentation, so they couldn't be expelled. Hence, they were hauled up and kept in a concentration camp during the war. These Japanese Americans proved their loyalty to their adopted country instead of their country of birth. And इन्हीं में से एक strong यूनिट ऑफ मिलिट्री भी अमेरिकन ने हायर किया था जो बड़ा बेनिफिशियल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रहा था. ये है जी रोल ऑफ यूएसए इन अमेरिका. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज सो डेवास्टेटेड. अगर आप बर्लिन में किसी बंदे को ले जाते और फिर उसको लंदन में ले जाते तो वो ये बता नहीं सकता था कि हारा हुआ शहर कौन सा है और जीता हुआ शहर कौन सा है. The destruction was equal. So this destruction on both sides gave America this unique opportunity to emerge as the engine of growth in world. क्योंकि geographic advantage की वजह से American factories and American industry was up and running. रूजवेल्ट ने कहा था मुझे 50,000 जहाज साल में बना के दें. अमेरिकन इंडस्ट्री के पास ये कैपेसिटी थी कि वो 50,000 से ऊपर चले गए जहाज बनाने में. सो अमेरिका remained the main providing force of the world for next 2 decades.
America emerged as economy number one. Bretton Woods Conference made a dollar as the international accepted exchange rate. IMF and World Bank were created to help these poorer economies to grow back. So America cemented its position militarily by defeating the world twice, economically because the destroyed countries' economies were riveted and they could not stand back on their feet for, say, another few years. So in these circumstances, America emerged as the superpower as it is today. जापान पर अमेरिका का कब्जा 1951 में खत्म हुआ. जापान को अमेरिका ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दिया. द किंग वॉज मेड अ नॉमिनल हेड. उससे पहले वो सन गॉड टाइप की चीज होता था. Women were also given right to vote in Japan. Prime Minister's office was given more weightage, and America also gave $2 billion aid to Japan for reconstruction. Japan used that aid and then became a technological giant 15 years later. तो ये है जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की दास्तान. अब बच्चे नीचे करो ना चैट, इनकी कुछ नजर ही नहीं आ रहा. They are in good terms because Japan understood that wars won't resolve anything. उसके बाद से जापान की हिफाजत अमेरिका की जिम्मेदारी है. जापान को अलाउड नहीं था कि वो वेपनरी और ये चीजें डेवलप करे. तो जापान ने टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने आप को वो आगे लेकर आए. तो अगले 15 सालों में हर अमेरिकन के हाथ में जो कैमरा था वो जापानीज था. हर अमेरिकन घर में जो टीवी लगा हुआ था वो भी जापानीज था. ऑल्सो अब अगर आज की सूरत हाल देखें तो जापान अपने टोटल जीडीपी का जस्ट 2% देता है डिफेंस पे. दुनिया की बेस्ट आर्मी जापान के डिस्पोजल पे है. 42,000 अमेरिकन सोल्जर्स आर स्टेशन्ड इन जापान. 42,000 American soldiers are stationed in Japan to protect Japan. तो सिर्फ 2% देकर दुनिया की बेस्ट आर्मी उन्होंने किराए पर ली हुई है और उससे वो अपनी हिफाजत कराते हैं और खुद जो काम करने का है वो कर रहे हैं. ठीक है. So this explains their way of doing things. Holding on to such grudges and holding on to such idiotic pride doesn't serve anyone. Let's talk about Cold War now. The term Cold War is used to define the nature of relationship between the two powers of the time, USSR and USA. The term Cold War is used to define nature of relationship between two great powers of the time while they were trying to expand their sphere of influence, especially USSR. And America was trying to contain that expansion without directly engaging each other into a war. एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जंग करने के बजाय इन मुल्कों ने एक दूसरे का रास्ता रोकने की कोशिश की, जिसको कोल्ड वॉर का नाम दिया जाता है. हॉस्टिलिटी एग्जिस्ट करती थी
जंग अलबत्ता इन्होंने डायरेक्टली नहीं की, हाउएवर बहुत सारी प्रॉक्सी वॉर्स इन्होंने लड़ी एक दूसरे की जगह किसी और एजेंट्स के जरिए किन्हीं और मुल्कों में। प्रोपेगेंडा वॉर्स लड़ी, स्पेस वॉर्स में गए, स्पोर्ट्स वॉर्स में गए, लेकिन डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ी, जिसको हम कहते हैं दे डिड नॉट फाइट ड्यू टू म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन थ्योरी, बिकॉज दे न्यू कि व्हाटएवर हैपेंस, कोई भी जीतेगा कोई भी हारेगा, the destruction is assured because Russia became nuclear power in 1949. So any war between Russia and America wouldn't have been decisive, at all until a nuclear device was used, and nobody wanted to do that. So इसलिए ये जंग कोल्ड रही। वॉल्टर लिपमन was the journalist who used this term for the first time to define this nature of relationship. ऐसा नहीं है कि कोल्ड वॉर का लफ्ज पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लफ्ज पहले भी एग्जिस्ट करता था। इस सिनेरियो पर, इस सिचुएशन पर उस लफ्ज को पहली दफा फिट किया था लिपमन ने। लिपमन अखबार में लिखते थे, अथॉरिटी समझे जाते थे कोल्ड वॉर पर। इन एडिटोरियल्स के मजमूए की एक किताब भी छपी है और उस किताब का नाम भी कोल्ड वॉर है। ठीक है। सो हाउ डिड इट स्टार्ट? बेसिकली इट स्टार्टेड व्हेन स्टॉलिन did not fulfill his promise that he made to President Roosevelt in 1945 Yalta conference. Yalta conference में जो उन्होंने वादा किया था प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से कि once the war is over, he will hold free and fair elections in all countries under Russia's control and hand over the power to the representatives of the people. He did not fulfill that. What he did instead was, सबसे पहले जंग के बाद हंगरी में इलेक्शंस हुए थे नवंबर 1945 में, जो फेयर इलेक्शंस थे। इन इलेक्शंस में Communist Party of Hungary, supported by Stalin, only got 17% votes. Yalta Conference, जगह का नाम है। 17% votes. Obviously, it wasn't acceptable to Stalin. Stalin annulled the election results. And he deputed military at polling stations. And after deputing military in polling stations, first elections were held in Poland. And this time, the Communist Party of Poland secured 92% votes when the military was there at the polling stations. So this gives you an idea what happens when military is there at the polling stations. So after successful prototype in Poland, Stalin applied this model everywhere else to under his controlled countries. So ये सारी states one by one communist हो गई। इन्हें satellite states भी कहा जाता था। ठीक है जी। सोवियत स्टेट्स भी कहा जाता था। और इन पर एक आयरन कर्टन, चर्चिल ने ये टर्म दी थी, आयरन कर्टन डाल दिया जाता है। दे डोंट नो। चर्चिल आए थे 1946 में अमेरिका के दौरे पर, फुलटन में एक कॉलेज में। स्पीच के दौरान उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था, आयरन कर्टन।
कि उन रियासतों को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, बाहर वालों को ये नहीं पता उन बेचारों के साथ अंदर क्या हो रहा है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रोका गया। क्यों इंग्लैंड, क्यों रशिया ने ऐसा किया? रशियन इकोनॉमी वॉज रिवेटेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी मुल्क का हुआ है तो वो रशिया का है। 2 करोड़ से ज्यादा रशियंस मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हाईएस्ट कैजुअलिटी रेट देन एनी अदर यूरोपियन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वॉर। इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। रशिया डेस्परेटली नीडेड रिसोर्सेज ऑफ दीज कंट्रीज अंडर इट्स कंट्रोल टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी। तो एक तो बुनियादी वजह यह थी और रशिया ने वो रिसोर्सेज फिर इस्तेमाल भी किए। दूसरी वजह थी द आइडियोलॉजी इटसेल्फ, उसको प्रोपगेट किया गया और पूरी दुनिया में उसको चलाया गया। और वो चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक गुर्बत, एक बेरोजगारी का दौरा था, सो ये आइडियोलॉजी जो कम्युनिज्म की है इसको पजीराई भी मिली। ऐसा नहीं है कि ये टोटली अनफॉलोड किस्म की और बेकार आइडियोलॉजी थी जिसके कोई फॉलोअर्स ही नहीं थे। बिकॉज सर्कमस्टांसेस देखें, 2 जंगों के बाद दुनिया में गुर्बत अरूज पर है और कम्युनिज्म क्या कह रहा है? कम्युनिज्म कह रहा है, स्लोगन क्या दे रहा है? नो प्रॉपर्टी, नो पॉवर्टी, नो प्रिविलेज। किसी के साथ जायदाद हम नहीं रहने देंगे, कोई अमीर आदमी नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल होगी। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल होगी, किसी के पास जायदाद नहीं होगी, तो नेचुरली पॉवर्टी नहीं होगी। जब सारे बराबर होंगे पॉवर्टी नहीं होगी। नो प्रिविलेज, नो प्रिविलेज, किसी को कोई प्रिविलेज हासिल नहीं होगा, कोई तबकाती तकसीम नहीं होगी। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद दे ऑल्सो प्रॉमिस्ड फूड, क्लोथिंग्स, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स फॉर एवरीवन। नो प्रॉपर्टी, नो पॉवर्टी, नो प्रिविलेज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, जॉब्स फॉर एवरीवन। रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, सेहत, रोजगार। रोटी, कपड़ा और मकान, तालीम, सेहत, रोजगार। सो ये ऐसे अट्रैक्टिव स्लोगन्स हैं दैट एनी पुअर वुड फॉल फॉर दैट। बट ऑब्वियसली देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट इक्वालिटी, एवरीवन नोज दैट, because when you appoint somebody to implement perfect equality, that very moment that implementor acquires a higher status from those on whom the equality is being implemented, तो वो फिर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। ये गलत था। जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है, एवरीवन इज इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। वेल, पीपल्स पार्टी जब बनी थी तो इट हैड अ सोशलिस्ट टेंडेंसी। कहा गया था कि सोशलिज्म हमारी इकोनॉमी है और रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया गया था। रोटी, कपड़ा और मकान पर से सोशलिस्ट नारा नहीं है, ये बुनियादी जरूरतें हैं हर किसी की। तो लेकिन अब ये है जरूर कि पहली दफा उधर से ये स्लोगन आया था। ठीक है जी। हिटलर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म से फर्क थी। जर्मनी में भी कम्युनिज्म ऑन राइज था। अली पूछ रहे हैं कि उन्होंने अब तक ये पढ़ा है कि हिटलर की अपनी आइडियोलॉजी थी और वो हिटलर जो है वो पढ़ाते थे, उनका लिटरेचर विच इज बीइंग टॉट इज एम्बेडेड इन हेट टुवर्ड्स नेशनलिज्म। नहीं, आई वुड बेग टू डिफर ऑन दैट। अली, जो
हिटलर की आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन नेशनलिज्म। हिटलर कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, नेशनलिज्म के ऊपर उनकी आइडियोलॉजी थी। उनका वन वोक वन रीच का कॉन्सेप्ट था। एक वन वोक वन रीच एंड वन लीडर की जर्मन थी, अभी मुझे याद आ जाएगी, जो हिटलर का जो टाइटल था वो कहा करते थे। तो वो था कि एक लीडर, एक झंडा, एक कौम। ठीक है, या श्योर, यस श्योर, थैंक यू नोमान, थैंक यू नवीद। अली, आपको मैं देता हूं टाइम, मुझे कोल्ड वॉर खत्म करने दें, उसके बाद I'll unmute you, फिर इस पर बात करेंगे। खैर, तो इन स्लोगन्स की वजह से उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया। तो हाउ डिड इट बिकम अ कॉन्टेस्ट बिटवीन यूएसएसआर एंड अमेरिका? सो व्हेन दीज all states were transformed into communist states and Russia kept expanding its influence and kept helping the communist parties in different countries to overturn the elected governments, तो अमेरिका had to intervene। और ये इंटरवेंशन स्टार्ट होती है 1947 से। 1947 ग्रीस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रीफ पीरियड के लिए ग्रीस वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। 1947 में ब्रिटेन डिसाइड करता है कि ग्रीस को आजाद कर देना चाहिए, लेकिन आजाद करते हुए वो ये कहते हैं दैट इफ इंग्लैंड लीव्स ग्रीस टुडे, इफ इंग्लैंड लीव्स ग्रीस टुडे, Greece will fall to communism tomorrow. And if Greece falls to communism, Turkey will be next, and then there will be no end to it in Asia. क्योंकि चाइना में भी ऑलरेडी तहरीक चल रही थी उस वक्त। So, प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन को जब ये नोटिस हुआ, तो he hurriedly got a bill passed from Congress to provide military and economic aid to Greece। यहां पहली दफा कंटेनमेंट स्टार्ट हुई। This military aid and this economic aid was provided to anti-communist forces in Greece. This later on came to be known as the theory of containment or Truman Doctrine, the theory of containment or Truman Doctrine। ठीक है, तो यहां से ये कंटेनमेंट का 47 से आगाज हुआ। इसलिए कुछ लोग आपको कोल्ड वॉर की डेट भी 47 देंगे। ठीक है, यस, हुमैस पूछ रहे हैं कि क्या कोई कम्युनिस्ट पार्टी या उनके कोई नुमाइंदे कम्युनिज्म के लिए आवाजें अमेरिका में भी उठा रहे थे? द आंसर टू दैट इज यस, पार्टीज की हद तक यस, बट रिप्रेजेंटेटिव उन्हें कोई नहीं मिला। और कम्युनिज्म वाज कंसिस्टेंटली टारगेटेड इन यूएस एज वेल। इसको ये एक बड़ा मशहूर टर्म है, आपने शायद सुनी हो, मैकार्थीइज्म। कैन यू सी दिस? नजर आ रहा है आपको? मैकार्थीइज्म, ये एक सेनेटर थे, ये हर किसी के ऊपर इल्जाम लगाया करते थे कि ये कम्युनिस्ट है। तो पीपल वर इवन अफ्रेड टू स्पीक देयर माइंड सिंस ही वाज देयर। और ये कहा करते थे कि मेरे पास 200 बंदों की एक लिस्ट है जो क्लोजेट कम्युनिस्ट्स हैं, बाहर से वो अमेरिकन हैं, लेकिन असल में वो कम्युनिज्म के लिए काम कर रहे हैं। तो वो कहते थे वो लोग व्हाइट हाउस में भी हैं, वो लोग सेनेट में भी हैं, वो लोग कांग्रेस में भी हैं। तो वो एक प्रोपेगेंडा 50s में ये चला बहुत ज्यादा। फाइनली सेनेट ने
इस पर इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी के बाद दे फाउंड आउट कि ये सारी बेसलेस एलिगेशंस हैं। उन्हें कहा गया कि वो लिस्ट वो उन्हें दें, वो लिस्ट कोई नहीं थी। सो फाइनली वो बेसलेस एलिगेशंस साबित हुई। लेकिन इस दौरान बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ऑफिसर्स का कैरियर खराब हुआ इन इल्जामात की वजह से। सो मैकार्थीइज्म अब एक डिक्शनरी वर्ड है। मैकार्थीइज्म का मतलब है when you keep on alleging baseless allegations on your political opponent to undermine his character, उसको मैकार्थीइज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिज्म के हवाले से था। ठीक है जी। सो उसके बाद ये 47 के बाद स्टार्ट हो जाता है काइंड ऑफ, यस, पाकिस्तान में इस तरह के कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं। ऑफिशियल हो जाती है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का अगला इंपॉर्टेंट इवेंट आता है 1948 में। इसको बोलते हैं बर्लिन ब्लॉकेड या बर्लिन एयरलिफ्ट। बर्लिन ब्लॉकेड या बर्लिन एयरलिफ्ट होता यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर चारों जो जीते हुए मुल्क हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और हमारा रशिया, इनका कब्जा होता है। जर्मनी was divided into 4 different parts and so was Berlin. 1947 में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका डिसाइड नहीं कर पाते कि जर्मनी का क्या करें, कब्जा रखें, छोड़ें। सो ये दे डिसाइड कि इसको आजाद कर देते हैं, टू विच रशिया डिड नॉट अग्री। रशिया बिलीव्ड एंड रशिया ब्लॉकेडेड द रोड्स एंड एवरी वे दैट लेड टू बर्लिन। बर्लिन ब्लॉकेड इसको बोलते हैं कि हम किसी को कैपिटल में एंटर नहीं होने देंगे। ऑब्वियसली कैपिटल डिक्लेयर होगा फ्री तो बाकी कंट्री फ्री डिक्लेयर होगा। नाउ द वर्ल्ड वाज लुकिंग एट अमेरिका एंड हैरी ट्रूमन कि वो क्या करते हैं, रशिया से जंग करते हैं या क्या करते हैं। हैरी ट्रूमन डिड नॉट वांट टू गो टू वॉर विद रशिया at that point of time, so he decided to start America's longest airlift operation. 10 months ये एयरलिफ्ट ऑपरेशन रहा। अमेरिकन प्लेन्स लैंडेड इन बर्लिन एयरपोर्ट, प्रोवाइडेड सप्लाईज टू 2 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ बर्लिन। उस वक्त 20 लाख लोग बर्लिन में रहते थे। उन्हें खुराक, अद्वियात, यहां तक के बच्चों को कैंडीज तक अमेरिकन प्लेन्स ने दी। 10 महीनों में 300 डेज होते हैं रफली। उन 300 डेज में 178,000 फ्लाइट्स वर मेड। 178,000 फ्लाइट्स वर मेड इन 300 डेज। On busy days, every minute a flight was landing and every minute a flight was taking off from Berlin airport. ठीक है जी। After 10 months resolve and refusal to budge, and international criticism forced Russia to end this blockade. A negotiated settlement was reached. Germany was divided into 2 parts: Eastern Germany under control of Moscow, Western Germany, which was considered a liberated Germany. ठीक है जी। So America showed its resolve to stop expansion of Russia beyond its territorial limits. इसी के तनाजुर में फिर NATO बनी थी। NATO is also a Cold War production. जब ये ब्लॉकेड चल रही थी तो यूरोपियन पावर्स बिलीव्ड कि if Russia can come knocking at the doors of Germany, other European powers are not far away. So a joint defense agreement
was needed. So मार्च 1949 में नेटो बनाई गई थी। इसके पहले कमांडर इन चीफ भी ड्वाइट डी आइजनहावर थे। पहले कमांडर इन चीफ जो हैं वो भी इसके ड्वाइट डी आइजनहावर थे। उसके बाद इसी 49 ईयर में 1949 में हम मार्शल प्लान को भी सुनते हैं। जॉर्ज सी मार्शल, अमेरिका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, made a plan to help European countries economically because he believed that there was poverty, there was shortage of food and fuel, shelter, and all these are likely scenarios in which communism flourishes. If America does not come to help these nations, they might fall to communism. They might fall to communism. So Mr. George C. Marshall made a plan of $13 billion aid to European countries. और ये एड फिर मैनेज करने के लिए यूरोप ने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई थी, EEC, which in 1993 became यूरोपियन यूनियन। maastricht ट्रीटी के तहत 1993 में वही EEC यूरोपीय यूनियन बनी। ठीक है जी? नहीं, नॉट फॉर यूएस इकोनॉमिक रिवाइवल, बट मार्शल प्लान वाज यूरोप्स इकोनॉमिक रिवाइवल, यूरोप्स इकोनॉमिक रिवाइवल। और इस मार्शल प्लान की बदौलत जॉर्ज सी मार्शल became the only military personnel in the history till date to get a Nobel Peace Prize. ठीक है? जॉर्ज सी मार्शल अमेरिकन जर्नैल थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने सर्व किया। अमेरिकन मिलिट्री में लोगों को मिलिट्री बनाने में, और उसके बाद जब जंग खत्म हो गई तो मिलिट्री डिसमेंटल करने में और लोएस्ट लेवल पे लाने में इनका रोल है। इन्हें हैरी ट्रूमन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया था और उन्होंने मार्शल प्लान दिया था यूरोपियन कंट्रीज को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए। तो वो सपोर्ट की उन्होंने, जिससे यूरोपियन कंट्रीज अपने पैरों पर खड़ी हुई, सीधी हो सकी, कम्युनिज्म के खतरा टल गया। और जॉर्ज सी मार्शल वाहिद फौजी ऐसे दुनिया में बने जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। किसी और फौजी को ये नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला आज तक। ठीक है? अगला इंपॉर्टेंट इवेंट है 1950 टू 1953 कोरियन वॉर। नॉर्थ कोरिया अटैक्ड द सदर्न साइड, wanted to convert it into communist state. America was called for help. America came and helped. इस जंग में साउथ कोरियन इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए, साउथ कोरियन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को बचाने के लिए 54,000 अमेरिकन्स डाइड। 54,000 US soldiers died in this war. ठीक है? लेकिन साउथ कोरिया की आजादी को प्रोटेक्ट किया गया। नॉर्थ को 38th पैरेलल लाइन के पीछे महदूद किया गया और एक डीमिलिटराइज्ड जोन DMZ क्रिएट किया गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप साउथ कोरिया जाएं तो आप बॉर्डर से देख सकते हैं, वहां बेहतरीन कैफेज बने हुए हैं, वहां पर साइट सीइंग है, वहां पर दूरबीनें लगी हुई हैं, आप दूसरी तरफ अंदर तक देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। डिस्पाइट के वहां हॉस्टिलिटी है, लेकिन इस तरह का माहौल है उस बॉर्डर के ऊपर। ये जो हमारे जैसा पागलपन जो हम लाहौर में और कसूर में बॉर्डर्स पे करते हैं हर रोज, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन।
एनी हाउ, इस जंग में ही जनरल डगलस मैकार्थर और हैरी एस ट्रूमन के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए थे। पर्पज ऑफ कोरियन वॉर वॉज टू प्रिवेंट साउथ कोरिया फ्रॉम अग्रेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया चाइनीज हेल्प के साथ, क्योंकि चाइना भी 49 में कम्युनिस्ट हो चुका था, चाइनीज और रशियन हेल्प के साथ साउथ को भी कम्युनिस्ट जबरदस्ती बनाना चाहते थे, तो साउथ को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिकन आए थे। सो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं। यस, मैकार्थर और हैरी ट्रूमन में इख्तलाफात हुए, क्योंकि मैकार्थर चाहते थे कि हैरी ट्रूमन उन्हें अलाउ करें पियोंगयांग पर हमले के लिए, और साथ ही अमेरिका रेडी हो चाइना पर अटैक के लिए, ताकि एक ही दफा नॉर्थ कोरिया को खत्म किया जाए, दोनों कोरियाज को यूनाइट करके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए। बट प्रेसिडेंट थॉट कि दिस मे एस्केलेट इनटू वॉर विद चाइना एंड रशिया। He denied the permission. Douglas MacArthur wrote a letter to leader of the House and House of Representatives. ठीक है जी, लीडर ऑफ द हाउस एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कि प्रेसिडेंट को कहें कि ये करे। वो लॉ लेटर के कंटेंट्स लीक हो जाते हैं। प्रेसिडेंट को जब पता लगता है, प्रेसिडेंट फायर्ड जनरल डगलस मैकार्थर, ऑल्दो ही वाज कंसिडर्ड अ डेकोरेटेड वॉर हीरो, लेकिन प्रेसिडेंट उनको निकाल देते हैं नौकरी से और कहते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ सिविलियन सुप्रीमेसी। आई कैन डू नथिंग लेस एंड रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन टू फायर दिस सन ऑफ अ व्हाटएवर। ठीक है, सो ही फायर्ड हिम। ठीक, माओ वाजंट ऑन गुड रिलेशंस विद यूएस इन कोल्ड वॉर। बच्चे, माओ को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था ना यूएसए ने। चियांग काई शेक की गवर्नमेंट को यूएस रिकॉग्नाइज करता था, जो ताइवान बैठी थी फार्मोसा में। ठीक है, माओ की गवर्नमेंट को तो 1970 में यूएसए ने रिकॉग्नाइज किया, बहुत लेट। खैर, 1952 में हैरी ट्रूमन कंटेस्टेड फॉर द सेकेंड टर्म, लेकिन उनके मुकाबले पर रिपब्लिकन उम्मीदवार थे मिस्टर Eisenhower promised American people that he will go to Korea and end the war. He did not go to Korea, but he did end the war. Korean War उन्होंने खत्म की 1953 में। 52 to 1960 आइजनहावर का टेन्योर है। 1952 to 1960 8 साल आइजनहावर का टेन्योर है। लेकिन आइजनहावर के टेन्योर में एक नई जंग स्टार्ट होती है 1954 to 1975, वियतनाम वॉर। अमेरिकन हिस्ट्रीज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट डिवाइसिव वॉर टिल डेट। ऐसी जंग जिसे अमेरिकन पब्लिक सपोर्ट बिल्कुल हासिल नहीं थी। आधी कौम हक में, आधी कौम मुखालिफ, क्योंकि इस जंग में अमेरिका वाज सपोर्टिंग अ डिक्टेटर हु वाज नॉट कम्युनिस्ट and was fighting against a democratic government that was communist. तो पीपल, और इसमें फिर नेपाम बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया, सिविलियंस को मारा गया, माइल आई मैसेकर हुआ। तो अमेरिकन पब्लिक इसके खिलाफ स्टैंड ले गई, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले, who refused to join military to go to war, saying that it was an unjust war, and he had to lose his world heavyweight championship title because of this. But he stood his ground, और उनके साथ बहुत सारे और अमेरिकन्स stood their ground. ये आप मूवी अगर देखें द ट्रायल ऑफ शिकागो 7, तो यू वुड अंडरस्टैंड दिस डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, जो हक में थे जंग में और जो मुखालिफ थे। ठीक है, खैर, तो आइजनहावर के टेन्योर में ही स्पेस ट्रैवलिंग शुरू हुई। द रशियंस वेंट टू स्पेस एंड देन अमेरिकन्स वेंट टू स्पेस। 1960 में इन्हीं के दौर में
U2 इंसिडेंट हुआ, आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, जिसमें रशिया ने अमेरिकन स्पाई प्लेन मार गिराया था जो पेशावर बुडबेर एयरबेस से उड़ के जाता था। गैरी पावर्स वाज अरेस्टेड। ये इसके ऊपर भी फिल्म है, द ब्रिज ऑफ स्पाइस। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म टॉम हैंक्स की। तो ये जो है U2 इंसिडेंट भी कोल्ड वॉर के इंसिडेंट्स में से है। उसके बाद 1960 में जॉन एफ कैनेडी गेट्स इलेक्टेड। जॉन एफ कैनेडी के इलेक्शन के बाद 3 साल ही मुश्किल से उनकी गवर्नमेंट रही। द ब्रिज ऑफ स्पाइस मैंने बताया, द ब्रिज ऑफ स्पाइस। जॉन एफ कैनेडी के टेन्योर में 1961 में बर्लिन वॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड। 1961 में बर्लिन वॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड। 1961 में ही पिग्स बे इन्वेजन हुई थी। ये अमेरिका का ऑपरेशन जिब्राल्टर था। क्यूबा में कास्ट्रो की गवर्नमेंट गिराने के लिए इन्होंने क्यूबा से आए हुए रेफ्यूजीज को मिलिट्री ट्रेन करके वापस भेजकर वहां एक बगावत का माहौल बनाने की टास्क दी थी। कास्ट्रो ऑलरेडी न्यू इट, बट कास्ट्रो न्यू इट एंड कास्ट्रो ने इन सारे लोगों को अरेस्ट किया, मीडिया पे प्रेजेंट किया, इंटरनेशनली यूएस को एम्बैरस किया। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है। अमेरिका erected its missiles in Turkey with Russia at target. Russia responded by erecting their missiles at Cuba with America at target. Cuba is just 80 miles away from America. So, कैनेडी ने अपनी नेवी को कहा था कि जो वॉरहेड्स लेकर आने वाले शिप्स हैं, they should not reach Cuba even if it means nuclear war, so be it, वो पहुंचने नहीं चाहिए। But before two navies could engage each other in the ocean, both leaders, the Russian premier and the American president, spoke on hotline with each other and decided to diffuse the situation. America withdrew from Turkey, Russia withdrew from Cuba. यूं एक न्यूक्लियर वॉर का जो एक खतरा था वो टल गया। पिग्स बे इन्वेजन है जी, अमेरिकन ने ये कोशिश की थी कि जो अमेरिका में आए हुए क्यूबन रेफ्यूजीज हैं, जैसे हमने कश्मीरियों को थोड़ा सा ट्रेन करके ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए मकबूजा कश्मीर में भेजने की कोशिश की थी कि वहां जाकर ये मकामी कश्मीरियों को जगाएंगे और बगावत करेंगे। अमेरिकन ने ये कोशिश की थी कि क्यूबन्स को ये जगाएंगे और बगावत की कोशिश करेंगे। जब इनफ बगावत फैल जाएगी तो फिर अमेरिका इन्वेड कर देगा क्यूबा को आजादी और डेमोक्रेसी के नाम पर। बट कास्ट्रो ऑलरेडी न्यू इट। ठीक है जी। निकिता क्रुश्चेव, रशियन प्रीमियर का नाम था जी निकिता क्रुश्चेव। यूरोपियंस ने कहीं से विड्रॉ नहीं किया था बच्चे। अमेरिका विड्रू फ्रॉम टर्की एंड रशिया विड्रू फ्रॉम क्यूबा। यूरोपियंस नहीं थे इसमें। ठीक है जी। तो ये कैनेडी के टेन्योर के मामलात हैं। कैनेडी की डेथ के बाद लिंडन जॉनसन कुछ अरसे के लिए प्रेसिडेंट बने। लिंडन जॉनसन के बाद रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट बने 1968 में। रिचर्ड निक्सन का टेन्योर इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि रिचर्ड निक्सन के टेन्योर में एक तो अमेरिका ने स्पेस वॉर काइंड ऑफ जीत ली। निक्सन के टेन्योर में, निक्सन का टेन्योर था 1968 टू 1974। रिचर्ड निक्सन, ठीक है। 1969 में अमेरिका ने मून लैंडिंग की, रशिया को पीछे छोड़ दिया चांद पर पहुंचने के लिए। नहीं, कैनेडी का मर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है।
रशिया को पीछे छोड़ दिया चांद पर पहुंचने के लिए, तो स्पेस क्राफ्ट में अमेरिका बाजी ले गया रशिया के ऊपर मून लैंडिंग करके। उसके बाद इस पीरियड को जो निक्सन के आने के बाद स्टार्ट होता है, इसको डेटॉम भी बोलते हैं। डेटॉम मीन्स थॉ, रिलैक्सेशन ऑफ रिलेशंस, मेल्टिंग ऑफ द आइस, ठीक है। तो इनमें हालात नॉर्मलाइज हुए। इसी टेन्योर में 1973 में सॉल्ट 1 साइन हुई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी नंबर 1, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी नंबर 1, जिसमें अमेरिका और रशिया एग्रीड नॉट टू टेस्ट सर्टेन काइंड ऑफ मिसाइल्स एंड वेपन्स एंड नॉट टू यूज देम। तो ये एक खुश आइन था। और पहली दफा सिंस द स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर द रशियन प्रीमियर वेंट टू यूएस, द यूएस प्रेसिडेंट केम टू रशिया टू साइन दिस ट्रीटी। तो इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज्यादा थी। सॉल्ट 2 पर काम शुरू हुआ। इसी टेन्योर में वियतनाम वॉर खत्म करने पर रिचर्ड निक्सन ने काम किया। रिचर्ड निक्सन ने थ्योरी फॉलो की, दी वियतनामाइजेशन ऑफ वॉर, वियतनामाइजेशन ऑफ वॉर, कि हम ग्रेजुअली सारा कुछ वियतनाम के हवाले करके हम विड्रॉ करेंगे। लेकिन टेन्योर, निक्सन के टेन्योर में विड्रॉल मुकम्मल नहीं हो सका। मुकम्मल हुआ टेन्योर जेरल्ड फोर्ड के टेन्योर में, क्योंकि निक्सन हैड टू रिजाइन। जो आपने पूछा है कि 6 ईयर टेन्योर कैसा है, कैसे है, तो एक फुल टेन्योर है निक्सन का और दूसरा टेन्योर 2 साल का है। 2 साल बाद ही रिजाइंड ऑन 8 अगस्त 1974 ड्यू टू वाटरगेट स्कैंडल। ही इज द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट टू हैव एवर रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। इसलिए उनका 6 साल। तो उनके रिजाइन की वजह से ये टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ और ये विड्रॉल भी कंप्लीट नहीं हुआ। अमेरिकन फोर्सेस विड्रू फ्रॉम वियतनाम इन 1975। जेरल्ड फोर्ड प्रेसिडेंट थे। जेरल्ड फोर्ड वाज अ लकी मैन, बगैर वोट लिए ही वो वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट बने थे। एनीहाउ, तो फोर्ड लेकिन इलेक्शन नहीं जीत सके 1977 का। 1977 में जिमी कार्टर, नहीं, वाटरगेट स्कैंडल को जनरली मैं पढ़ा दूंगा आपको, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आया नहीं है वो कभी, नोट की हद तक पूछा जा सकता है इफ एनी, ठीक है जी। सो जिमी कार्टर, जेम्स अर्ल कार्टर उनका नाम था, लेकिन अमेरिकन चूंकि निक्स रखते हैं थियोडोर रूजवेल्ट को, टेडी रूजवेल्ट वो कहते थे, तो इन्हें उन्होंने जिमी कार्टर कहा। जेम्स अर्ल कार्टर ये 77 से 81 तक सिंगल टर्म प्रेसिडेंट हैं, ये डेमोक्रेट। इनके टेन्योर में वो, उसका कोल्ड वॉर से तो ताल्लुक नहीं है, ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुआ था इनके दौर में। ईरानियंस ने अमेरिकन सफारत खाने के अमले को यरगमाल बना लिया था, ठीक है जी। और जी आर्गो, तो उसके बाद उसका कोल्ड वॉर से डायरेक्टली तो ताल्लुक नहीं है। इनके टेन्योर में हाउएवर सोवियत इन्वेजन स्टार्ट हुई थी। ईरानी रेवोल्यूशन फरवरी 1979 में आया था जी। इनके टेन्योर में सॉल्ट 2 पर काम हो रहा था, लेकिन सॉल्ट 2 साइन होने से पहले ही सोवियत इन्वेजन हो गई और उस सोवियत इन्वेजन की वजह से सॉल्ट 2 साइन नहीं हुई। हाउएवर बोथ कंट्रीज followed its terms and did not test or use those weapons mentioned in the draft of SALT 2. However, when Soviet invasion happened, तो America started its history's longest and most expensive covert operation, और पाकिस्तान और उनकी हेल्प स्टार्ट की गई टू ब्रिंग डाउन सोवियत यूनियन। जिमी कार्टर 81 में इलेक्शन हार गए और सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट नहीं हो सके, इलेक्ट नहीं हो सके। इनकी जगह रोनाल्ड रेगन 1981 टू 1989 प्रेसिडेंट बने। रोनाल्ड रेगन पहले डेमोक्रेट थे, बाद में रिपब्लिकन हुए।
प्रोफेशनल एक्टर थे, 42 फिल्मों में इन्होंने काम किया, 2 शादियां की, पहली एक एक्ट्रेस से, दूसरी अपनी चाइल्डहुड क्लास फेलो से, फ्रेंड से, नैन्सी रेगन, जो मरते दम तक इनके साथ रही। बॉर्न स्टार थे, स्कॉलरशिप फुटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल खेलते थे, उसकी स्कॉलरशिप पर ही पढ़े। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर के तौर पर नौकरी शुरू की और उसके बाद ये एक्टर्स एसोसिएशन के और जनरल मोटर्स के हेड रहे, जनरल मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने और उसके बाद पॉलिटिक्स में आए, गवर्नर बने और फिर प्रेसिडेंट बन गए। सो when he came to power, he called Russia the evil empire and he said कि he'll do everything to bring down this evil empire. इन्होंने स्टिंगर मिसाइल्स दिए अफगानों को, इन्होंने अफगानों को डायरेक्टली व्हाइट हाउस में बुलाया, एक्सेस दी, जो डिपेंडेंस थी जियाउल हक पर, वो डिपेंडेंस खत्म करने में अमेरिका की इनका रोल है, क्योंकि जियाउल हक साहब ने जो डील की थी जिमी कार्टर से वो यही थी कि आप हमें पैसे देंगे, विल गेट द जॉब डन, आप अफगानियों से डायरेक्टली डील नहीं करेंगे। रोनाल्ड रैगन ने ये मुआहदा फॉलो नहीं किया, उन्होंने अफगानियों को डायरेक्टली व्हाइट हाउस में एक्सेस दी, स्टिंगर मिसाइल्स दिए, रशियन एयर सुपीरियॉरिटी को खत्म करवाया। रशियन इकोनॉमी ऑलरेडी बैठ चुकी थी लंबी वॉर से, सो इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि इसने जाना ही जाना है। प्रेसिडेंट ने उस वक्त तक का $1.3 ट्रिलियन का एक स्पेस डिफेंस प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, जिसे स्टार वॉर्स कहते हैं। सेकेंड टेन्योर में इसको बंद किया, कांस्टेंट फ्लक्चुएटिंग ऑयल प्राइसेस की वजह से, क्योंकि ईरान इराक जंग चल रही थी, और कांस्टेंट फ्यूलिंग ऑफ वॉर्स, फंडिंग ऑफ वॉर्स की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी भी बैठ रही थी। सो ही क्विट दिस वेपन्स प्रोग्राम, ही withdrew money from many government departments and spent it in private sector, ताकि मिलने चल सकें, फैक्ट्रीज चल सकें, लोगों को वहां जॉब मिले और उनसे जो चीजें बने उन्हें एक्सपोर्ट करके अमेरिकन इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सके, इंस्टेड के लोगों को कर्जा दिया जाए या सरकारी नौकरियां दी जाएं। इस मॉडल को रेगोनॉमिक्स भी कहते हैं, रेगन्स इकोनॉमिक्स, रेगन्स इकोनॉमिक्स। तो इस तरह उसने अमेरिकन इकोनॉमी को बेहतर करने की कोशिश की। फाइनली 1988 जेनीवा अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके तहत रशियन फोर्सेस विड्रू फ्रॉम अफगानिस्तान। 1989 बर्लिन वॉल केम डाउन, बर्लिन वॉल तोड़ दी गई। 1991 कोल्ड वॉर ऑफिशियली एंडेड व्हेन सोवियत यूनियन फॉर्मली डिसबैंडेड एंड बिकेम रशियन फेडरेशन। इसमें से 15 नए मुल्क निकले, 6 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, 9 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और यूं रशिया बाकी मांदा बचा। और नया रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1993 में इंप्लीमेंट किया गया। गॉर्बाचोव और बोरिस येल्सिन उस वक्त लीड कर रहे थे रशिया को। उन्होंने नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, जिन्हें प्रेस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट कहते हैं। प्रेस्ट्रॉइका एंड ग्लासनोस्ट, विच मीन्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रांसपेरेंसी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओपननेस इन गवर्नेंस। तो वो जो कन्वेंशनल आयरन कर्टन था वो ऑफिशियली खत्म कर दिया गया और यूं कोल्ड वॉर इख्तिताम पजीर हुई। तो ये है जी कोल्ड वॉर का टेन्योर। ये सवाल आपको आता है कि जी स्टार्ट और एंड ऑफ कोल्ड वॉर पे लिखें, तो ये शुरू से लेके एंड तक जितना भी कोल्ड वॉर में मेन चीज करने की थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी। यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए, एनीथिंग एट ऑल। प्रेस्ट्रॉइका और ग्लासनोस्ट रशियन टर्म्स हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, ओपननेस इन गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए। बर्लिन वॉल गिरा दी गई थी 1989 में एंड 2 जर्मनीज बिकेम यूनाइटेड, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जर्मनी यूनाइट हो गए। जेनीवा अकॉर्ड 1988 में हुआ था।
नहीं, लिंडन जॉनसन इंपॉर्टेंट नहीं